नमस्कार, मैं हूँ रितु बोरा। सन 1947 में भारत ने अकाल जैसी स्थिति का सामना किया। ये हालात फिर से देश में पैदा ना हो, इसके लिए जी तोड़ तैयारी भी की और हरित क्रांति को अपनाने का मन बनाया, लेकिन इसके दूरगामी परिणामों की कल्पना तक नहीं की। ये है हमारे देश की मिट्टी, जो हमें अन्न प्रदान करती है, हमारा पेट भरती है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि में रसायनों का प्रयोग किया गया और हरित क्रांति के आने के बाद उपज में कमाल का इजाफा देखने को मिला। लेकिन अंधाधुंध हो रहे केमिकल के इस्तेमाल ने हमारी भूमि को खोखला बना दिया है। समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत उन देशों में से है जिसे आजादी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों का जुल्म हो या अकाल जैसी स्थिति से निपटना हो, हमारे देश को आजादी पाने के लिए बहुत से बलिदान देने पड़े। ऐसी स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था भरभरा गई थी। विभाजन के बाद देश की स्थिति बहुत गंभीर थी। 75% जमीन कृषि योग्य थी। बंटवारे की पीड़ा से निकलकर फिर से विकास की गाड़ी को पटरी पर लाना था। देश के हालात को देखते हुए कृषि को बेहतर करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए। इसलिए देश के पहले प्रधानमंत्री ने उचित ही कहा, बाकी सभी चीजों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं। अन्न उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। समय की मांग के अनुसार देश भर के लोगों ने हरित क्रांति का खुले दिल से स्वागत किया और धीरे धीरे इस क्रांति ने पूरे भारत को अपने रंग से रंग दिया। बदलाव लोगों को आकर्षित करता है। जाहिर है, किसान भी इससे अछूता नहीं रहा। जो आधुनिक खेती है उसमें बहुत सारे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए हमको हर्बिसाइड का यूज करना पड़ता है या रासायनिक खादों का उपयोग करना पड़ता है पोषक तत्व प्रबंधन के लिए। और इसके साथ साथ जो भी हमारे कीड़े मकोड़े बीमारियां आती हैं उनको नियंत्रण करने के लिए इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्योंकि इनका अनाधुंध उपयोग हो रहा है और किसी न किसी रूप में इनके अवशेष हमारे उत्पादों में रह जाते हैं और बहुत सारी इनकी कारण जो बीमारियाँ आ रही हैं मनुष्यों में और पशुओं में, तो उनको नियंत्रण करने के लिए साथ साथ जो है हमारी मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी जो है वो कम होती चली जा रही है। वायु प्रदूषण भी हो रहा है। वायु प्रदूषण का मतलब ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हमारी मीथेन गैस जो है वातावरण में जा रही है और नाइट्रेट जो अधिकतर हमारे किसान भाई जो हैं यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी के साथ वो मिट्टी की निचली परत में चले जाती हैं नाइट्रेट कंटेंट। तो इस तरीके से जो है हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम होती चली जा रही है और इसके साथ साथ जो मुनाफा है वो भी किसानों का कम हो रहा है। तो इस वजह से जो है हमको जैविक खेती को प्रमोट करने की आवश्यकता है। रासायनों के दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे या बुरे, इसके बारे में सोचे बिना देश के किसान देश में हरित क्रांति लाने की होड़ में लगे रहे, जिसका परिणाम आज पूरा देश झेल रहा है। भारत में कृषि को बेहतर बनाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हरित क्रांति का सहारा लिया गया। अधिक पैदावार वाले बीजों का इस्तेमाल हो या फिर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग या फिर नलकूपों के चलन से हमारा देश आज बहुत बड़ी समस्या में पड़ गया है। भूमि अपनी उपजाऊ क्षमता खोती जा रही है और हम अपने खेतों में रसायन से भरी उपज उगा रहे हैं। समय का चक्र घूमकर फिर से वहीं आ गया है और जैविक खेती ही वो रहा है जो हमारे देश की धरोहर को बचा सकती है। कृषि में क्रांति तो जरूर आई,
लेकिन वो क्रांति आज घातक साबित हो रही है। रसायन के अंधाधुंध इस्तेमाल से आज हम अन्न नहीं जहर खा रहे हैं। ज्यादा उपज की चाह में देश के किसानों को जो राह चुननी पड़ी, उससे न सिर्फ उनकी उपज जहरीली हो रही है, बल्कि उनकी जमीन भी खोखली होती जा रही है। जो जैविक खेती है वो परंपरागत खेती से कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि जैविक खेती के अंदर जो है हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं जिसमें कि हम फर्टिलाइज़र या हमारे किसी भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी कि प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है या हमारा FYM है, या इसके साथ साथ जो ग्रीन मैन्योरिंग है, जैविक खाद का भी उपयोग करते हैं। तो यदि इस तरीके से खेती की जाती है और यदि हमारे कोई इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, अर्थात जो है हमारे बहुत सी बीमारियां या कीड़े मकोड़े खेतों में आते हैं, उनको नियंत्रण करने के लिए हम बोटेनिकल्स जो होते हैं हमारे, अर्थात हमारे जो प्रकृति से या पौधों से निकलते कुछ उत्पाद हैं, उनको उपयोग में लाकर अपने हमें जो भी हमारे बीमारियां हैं या हमारे कीड़े मकोड़े हैं उनको नियंत्रित करते हैं। जो चल रहा है उस पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया गया तो वो दिन भी दूर नहीं जब हमारी भूमि सांस लेना बंद कर देगी। हमारे खेत सूने हो जाएंगे क्योंकि मिट्टी ही पौधों का पेट है और रासायनिक उर्वरक भूमि को बंजर और पर्यावरण को दूषित करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं कारणों से कृषि के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति धीरे धीरे आकार लेने लगी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जीरो बजट या शून्य लागत से मुनाफा ही मुनाफा, ये सब पूर्ण हो सकता है जैविक खेती से। न भूमि की उपजाऊ क्षमता पर कोई असर पड़ेगा, न ही उपज की गुणवत्ता पर। स्वस्थ और पोषक फसलों के साथ साथ किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों है आज के समय में जैविक खेती की जरूरत, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। किसानों के लिए उनके खेत उनकी कर्म भूमि है। उनकी फसलें ही उनके जीवन का आधार हैं। आज पूरे देश में जैविक खेती के लिए आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जैविक खेती प्राकृतिक, कम लागत, टिकाऊ खेती या फिर ऑर्गेनिक खेती है। जैविक खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने खेत की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, जिससे बिना रसायनों के उपयोग से भी लाभदायक खेती की जा सकती है। जैविक खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आधुनिक खेती कर रहे हैं उसको जैविक खेती में बदलने के लिए अपने खेतों को लगभग उन्हें 3 साल का कन्वर्जन पीरियड चाहिए है। तो 3 साल के कन्वर्जन पीरियड को जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं कि उसमें किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना है, किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करना है, अर्थात किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, जो भी हमारे ये जितने भी सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनका उपयोग नहीं करना है, बल्कि
उसके अंदर जो है जैविक खादों का उपयोग करना है, उसके साथ साथ जो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है और बोटेनिकल्स का उपयोग करना है। लेकिन उसको जो है जैविक जो उनका उत्पाद होता है जैविक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं या बेच नहीं सकते हैं। उस पीरियड को जो है कन्वर्जन पीरियड कहते हैं। वैसे हमारे देश की बात की जाए तो आजादी से पहले पारंपरिक खेती जैविक तरीके से ही की जाती थी। खेतों में किसी भी तरह के रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रासायनिक उर्वरकों से उपजी फसलों के कारण हमें कई दीर्घकालिक बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। इन्हीं रासायनिक उर्वरकों के परिणाम के कारण ही आज एक नवजात बच्चा भी मधुमेह का शिकार हो जाता है। किसानों को खेती के लिए रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। साथ ही लघु और सीमांत किसानों के लिए ये मजबूरी बड़ा बोझ बन जाता है। भारत में जैविक खेती के लिए अनेकों प्रयास हो रहे हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी जागृत दिखी। किसान भाई और बहनों, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो हमारी सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठा रही है। उन्होंने जो है नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग खोला है गाजियाबाद में। इसके साथ साथ जो है उन्होंने नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन चलाया है 2001 में। तब से जो है हमारी जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया है। इस समय जो है भारत सरकार ने हमारे रिसेंटली 2016 में, जहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे सिक्किम में गैंगटोक के अंदर, उन्होंने वहाँ पे जो है एक नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग खोला है। तो इस तरीके से जो है सरकार हमारी बढ़ावा दे रही है वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए, और उनको जो हमारी तकनीकें हैं उनको ईजाद करने के लिए। इसके साथ साथ जो है सरकार कुछ जो है सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी इस तरीके से दे रही है, यदि कोई किसान और भाई बहन जो है जैविक खेती करना चाहते हैं तो वो समूह बना लें। समूह बनाने के लिए 50 किसान आपस में मिल जाएं, या इससे अधिक भी हो सकते हैं, और 50 एकड़ जो है ज़मीन होनी चाहिए कम से कम, जब तक जो है आपका कन्वर्जन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आपको अच्छा चांस है, अच्छा मौका है। जो जैविक खेती नहीं कर रहे हैं तो जैविक खेती करें। देश के प्रधानमंत्री मोदी जैविक खेती पर बहुत जोर दे रहे हैं। साल 2016 में सिक्किम देश का पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। इसी तरह का जुनून अगर देश के दूसरे राज्य भी दिखाएं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश रसायन को छोड़ जैविक देश बन जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। देश को जैविक बनाने का जिम्मा महिलाओं ने बहुत ही गंभीरता से लिया हुआ है। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं, तो इस मुहिम में वे पीछे कैसे रह सकती हैं? जैविक खेती को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए महिलाओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। आज हम आपको एक ऐसी महिला से परिचित करवाने जा रहे हैं जिन्होंने जैविक खेती को अपनाकर अपनी भूमि और अपनी उपज को नया आयाम दिया है।
सादगी और सरलता से पूर्ण कांता दैष्टा ने खेती में नए मुकाम हासिल किए हैं। हिंदुस्तान में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है, लेकिन दुर्भाग्य से एक लंबे समय से महिलाओं की भूमिका खेतीहर मजदूरों की ही रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में तमाम ऐसी महिलाएं सामने आई जिन्होंने घर और खेतों के बीच एक नया रिश्ता कायम किया है। इन महिलाओं ने खुद खेती की बागडोर संभाली है, खेती की प्रचलित तरीकों को छोड़कर आधुनिक और जैविक खेती को अपनाया है। इन महिलाओं के बीच ऐसा ही एक नाम है कांता दैष्टा का। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रोहरू तहसील के तहत एक गांव पड़ता है सामला। कांता दैष्टा इसी गांव में खेती को नए आयाम देने में जुटी हुई हैं। चाहे घर का कामकाज हो या खेतों में पसीना बहाना, कांता दैष्टा अपने इलाके की महिलाओं के लिए एक मिसाल है। कांता दैष्टा जैविक खेती के जरिए नया मुकाम हासिल कर रही हैं। रसायन के दुष्प्रभाव से परिचित कांता दैष्टा दूसरी महिलाओं को भी रसायन से जैविक की ओर मोड़ रही हैं। इसकी ज़मीन को उपजाऊ शक्ति बरकरार रखने के लिए बहुत ज़रूरी हो गया ये, क्योंकि जो दूसरी केमिकल डाल रहे हैं ना, वो केमिकल सेहत के लिए ठीक नहीं। इससे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी और चीज़ें लग रही, इसलिए सेहत के लिए ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है। वे अपने खेत में ही जैविक खाद बनाती हैं और अपने खेतों में जैविक खाद का ही उपयोग करती हैं। बाहर चूल्हे में रखती हूँ, थोड़े 8-10 दिन तक, तो थोड़ा उसमें वो गर्मी से ना थोड़ा ये वैसे गर्म हो जाके थोड़ा स्पेस जैसा बनता। उसके बाद ठंडा करके, इसको ठंडा करते 1 दिन पहले ही ठंडा करके बारीक बारीक करके डालते पीठ में डाल, फिर केंचुआ डालते हैं। एक तय इसकी गोबर की, एक घास की, फिर उसमें गौमूत्र डालते हैं। जितना भरना 2, 2.5, 3, 4 फुट जितना भी भरना भर लो, और उसके बाद उसमें हफ्ते में इसमें ये दे दो, हफ्ते में या 2 बारी। सर्दी में तो कम देना पड़ता पानी उतना ही रखो ताकि मुट्ठी में ऐसा बंद करे पानी नहीं निकले, और गर्मी में ज़्यादा देना पड़ता है। फिर ये 2.5 महीने, गर्मी में 2.5 महीने में बन जाता है केंचुए खाद, जो हम खेत में अपने बगीचे में सारी जगह में डालते। इसलिए बगीचे में भी जो जहाँ डालते पौधे में, वहाँ फिर वो दूसरे कीड़े नहीं लगते, क्योंकि ये केंचुए से बनी खाद अपनी सेहत के लिए भी ठीक है, ज़मीन के लिए भी ठीक है, और ज़मीन सख्त नहीं बनती इससे, जैसे केमिकल से बनती है, जैसे यूरिया से हो गए, 12-16 कैन वगैरह जो भी है, वो उससे सख्त बनती है ज़मीन, और उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है। दिन रात मेहनत कर कांता दैष्टा ने कई मुकाम हासिल किए। कृषि में अमूल्य योगदान के लिए उन्हें बहुत बार सम्मानित भी किया गया। वे सेब, अंगूर, अनार, नाशपाती और ढेरों सब्जियां उगा रही हैं। कांता दैष्टा यूं ही निरंतर आगे बढ़ती रहीं और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करती रहें। हम उम्मीद करते हैं कि वो भविष्य में भी जैविक खेती कर जगत को विकास प्रदान करने में सहयोग करती रहेंगी। हम सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है, बस उस हुनर को पहचानना होता है। बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी मेहनत और जुनून की। ये सब करके आप भी खेती को नया रूप दे सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें लिख भेजिए इस पते पर। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049।